हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू इन्फिनाइट लर्निंग लर्निंग नेवर एंड्स। ये वीडियो क्लास 8 चैप्टर 9 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मिक्सचर, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉलिबिलिटी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, यहाँ तक के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहीं से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आपको इस पार्ट 2 में आगे के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड तक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। हमने ये देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उनकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन गैसेस के साथ यही सेम सिचुएशन नहीं होती। गैसेस के साथ क्या होता है, जब हम गैसेस का मतलब गैसेस जिस लिक्विड में होती है, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। कि ऐसा देखो, इसका मतलब ये होता है कि जो हॉट लिक्विड होते हैं वो कम गैस डिसॉल्व करते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड लिक्विड। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं। उस लिक्विड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो डिसॉल्व गैस होती है, यानी पहले से टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले उस लिक्विड में जो गैस होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बहुत इनफ एनर्जी मिल जाती है उस लिक्विड में से निकलने के लिए। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो निकल जाते हैं लिक्विड में से। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है उन्हें इनफ एनर्जी मिल जाती है। एज अ रिजल्ट लिक्विड में कम गैस डिसॉल्व रह जाती है। तो आपको समझ में आया, सॉलिड्स के साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, उसी का अपोजिट गैसेस के साथ हो रहा है। अगर हम गैसेस का मतलब जिस लिक्विड में होंगी, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसे थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए तो जल्दी समझ आएगा। एग्जाम्पल्स में हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, पहला कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला है और दूसरा फिश वाला है। तो इन दोनों से ही आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस समझ आ जाएगा। जो कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें वार्म सॉफ्ट ड्रिंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। इसी तरीके से जो फिश होती है वो कोल्ड वाटर में बहुत ही बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती है। यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, आप इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे ये कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक है, इमेज में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जो कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो ज़्यादा अमाउंट में, जबकि वार्म सॉफ्ट ड्रिंक जो है, यहाँ पर आपको एरो दिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब वार्म सॉफ्ट ड्रिंक में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इनफ एनर्जी मिल जाती है यहाँ से निकलने के लिए। इसी प्रकार से जो फिश होती है वो कोल्ड वाटर में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से सर्वाइव करती है, क्योंकि कोल्ड वाटर में ही ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती है। यहाँ से हम मास के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मास क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, यानी मास किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट मैटर का अमाउंट होता है। ये हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल प्रेजेंट है या किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना मटेरियल कंटेन किया हुआ है। इसी प्रकार से इसे थोड़ा सिंपल वे में समझें तो हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैटर से मिलकर बना होता है, और जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मैटर कंटेन करता है उसका मास भी उतना ज़्यादा ही होता है। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाते हैं तो उसका मास चेंज नहीं होता, उसका मास उतना ही रहता है। तो सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि मास जो होता है वो अमाउंट होता है किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट मैटर का। ये हमें बताता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, इसे ही हम मास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स में हमने लिया है, देखिए जैसे एप्पल, बुक और स्कूल बैग। मान लीजिए एप्पल का जो मास है लगभग 200 ग्राम है, बुक का मास 500 ग्राम है और स्कूल बैग है कोई और उसका मास 4 ग्राम है। इस प्रकार से ये सारे अलग अलग मास हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के। और फिर यहाँ पर देखिए जो मास होता है उसका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कि आखिर इन सारे ऑब्जेक्ट को हमने मेजर कैसे किया, इनका मास हमने मेजर कैसे किया। तो वेइंग बैलेंस की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं।
इसकी यूनिट जो आपकी बुक में दी हुई है इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे एसआई यूनिट जो होती है इसकी किलोग्राम होती है और कॉमन यूनिट जो होती है इसकी ग्राम होती है। तो आपको मास का एग्जाम्पल और ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पता लग गया। अब हम आगे मूव करते हैं। अब आप मास को यहाँ पे इस इमेज के थ्रू भी बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को देखिए, यहाँ पर एप्पल है, बुक है और स्कूल बैग है। इन सब के मास को एक वेइंग मशीन की मदद से मेज़र किया गया है। जैसे पहले आपको बताया था कि एप्पल है, इसका जो मास आया है इसे वेइंग मशीन से मेज़र करने पे 200 ग्राम आया है। बुक का मास मेज़र करने पे 500 ग्राम आया है और स्कूल बैग का मास मेज़र करने पर ये 4 ग्राम आया है। इससे हमें पता लगता है कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही उस ऑब्जेक्ट का मास होगा। अब हम आगे समझते हैं, वॉल्यूम के बारे में समझते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम वो स्पेस होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ऑक्यूपाइड करता है। देखिए, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबका एक डिफाइंड वॉल्यूम होता है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक स्टोन है और एक बॉल है। आपने इन दोनों को दो अलग अलग सेपरेट बॉक्सेस में रखा। अब जब आपने इन्हें बॉक्सेस में रखा तो इन दोनों ने ही कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड किया उसमें, तो इस स्पेस को क्या कहा जाएगा? उनका वॉल्यूम कहा जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम वो अमाउंट होता है, वो स्पेस होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस ऑक्यूपाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वाटर इन अ बॉटल, ए फुटबॉल, ए वुडन ब्लॉक। ऐसे ही एसआई यूनिट इसकी क्यूब मीटर होती है, कॉमन यूनिट दी हुई है। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हर अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे लिक्विड्स के लिए मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, रेगुलर सॉलिड्स जो होते हैं जिनके शेप्स होते हैं उनके लिए स्केल एंड फार्मूला होते हैं, और जो इरेगुलर सॉलिड्स होते हैं जिनका शेप जो होता है वो डिसाइडेड नहीं होता, उन्हें वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू उनका वॉल्यूम पता किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, वॉल्यूम की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, वाटर इन अ बॉटल, ए फुटबॉल, ए वुडन ब्लॉक, तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इन्होंने जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड की है ये उनका वॉल्यूम है। और इसकी यूनिट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा यूनिट भी लिखी है, कॉमन यूनिट्स भी लिखी हुई है। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये ऐसा होता है, मेजरिंग सिलेंडर ऐसा दिखता है। इसके स्केल एंड फार्मूला का यूज़ करके रेगुलर सॉलिड्स का हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं। और ये ऐसा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम इरेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। अब जैसे हमने पता करा कि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है उन्हें मेज़र कैसे किया जाता है, तो लिक्विड्स का वॉल्यूम मेज़र करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे ही मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं और ये बहुत ही कॉमन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हर लेबोरेटरी में रखे होते हैं। इनका यूज़ करके हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ही ईजिली पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनमें जो साइड पे मार्किंग होती है। अगर आपको किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम पता करना है तो आप सिंपली एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे। आपके पास जो लिक्विड है जिसका वॉल्यूम आपको पता करना है, आप उसे मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे और फिर जहाँ तक भी, मान लीजिए वो 50, 100, जहाँ तक भी उस लिक्विड का लेवल पहुँचता है आप उसे नोट कर लेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर आपको जो लिक्विड मिला था या जो आपके पास लिक्विड था वो कितना, उसका वॉल्यूम कितना है। तो मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करके हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम पता कर सकते हैं, इसीलिए इसकी साइड पे मार्किंग की जाती है। अब हम समझते हैं कि जो इर्रेगुलर सॉलिड्स होते हैं, इर्रेगुलर सॉलिड्स यानी जिनका शेप रेगुलर नहीं होता, उनका हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे इर्रेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम हम किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके नहीं निकाल सकते। इसके लिए एक मेथड होती है जिसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाता है। ये पूरी एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है। इसे एक चार्ट के फॉर्म में या एक ऐसी इमेज के फॉर्म में यहाँ पे रखा गया है ताकि आप बहुत ही ईजी वे में इसको समझ सकें। तो हमारे पास जो एम है, सबसे पहले एम क्या है, ऐसे इरेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम पता करना थ्रू वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसमें हमें मटेरियल क्या चाहिए, हमें मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, वाटर चाहिए, स्टोन चाहिए, या आप कोई सा भी एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट अपने पास से ले सकते हैं जिसका शेप रेगुलर नहीं होता।
अब इस एक्टिविटी में एक थ्रेड चाहिए। अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, इसमें हम कितना भी वाटर डाल देंगे। वाटर डाला, मान लीजिए हमने 50 ml वाटर डाला। अब इस वाटर डालने के बाद ये हमारी इनिशियल वाटर लेवल है, तो हम इसको नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक स्टोन लेंगे, उसे थ्रेड से अच्छी तरीके से बांध लेंगे और धीरे धीरे इसी मेजरिंग सिलेंडर में हम स्टोन को डालते जाएंगे। जैसे इस स्टोन को डालेंगे तो इससे क्या होगा, ये वाटर डिस्प्लेस होने लगेगा अपनी जगह से, ये ऊपर आने लगेगा, इसका लेवल बढ़ने लगेगा। तो जब स्टोन पूरी तरीके से इसमें अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा तो वाटर का लेवल जहाँ तक पहुँचा होगा हम उसे नोट कर लेंगे और ये हमारा फाइनल वाटर लेवल कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फाइनल वाटर लेवल आया होगा उसे हम इनिशियल वाटर लेवल यानी स्टोन डालने से पहले जो वाटर लेवल था उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इनिशियल वाटर लेवल हमारे पास 50 ml था जब तक हमने स्टोन नहीं डाला था, फिर फाइनल वाटर लेवल यानी जब हमने स्टोन डाल दिया, वाटर डिस्प्लेस हो गया तो 55 आया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है स्टोन का, तो हम क्या करेंगे, इस फाइनल वाटर लेवल से हम इनिशियल वाटर लेवल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 55 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो 5 ml जो होगा वो हमारे पास निकल कर आएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी स्टोन का। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई थी कि हम कैसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज़ करके किसी भी इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम है डेंसिटी। तो डेंसिटी पहले आप यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख लीजिए और थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद हम दूसरे एग्जांपल से भी समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास होता है। यानी ये हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल कितने क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ। अगर एक ही वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस का मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसको आप एग्जांपल से समझिए। नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल है जिससे आपको डेंसिटी पूरी क्लियर हो जाएगी। बस अभी इतना याद रखिए कि जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास को बताती है। फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसकी SI यूनिट, कॉमन यूनिट यहाँ पर दी हुई है। अब हम पहले इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आपका डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इमेजिन कीजिए आपके पास एक वुडन ब्लॉक है और एक आयरन ब्लॉक है। दोनों साइज में सेम है, यानी दोनों का साइज सेम है। लेकिन जब आप इन दोनों को हाथ में उठाएंगे तो आपको जो आयरन ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होगा एज कम्पेयर टू वुडन ब्लॉक। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो आयरन है, आयरन और वुडन दोनों ने ही सेम स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। लेकिन जब आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से आयरन में जो मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जो वुडन ब्लॉक होता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड नहीं होते, जिस वजह से वुडन में जो मैटर होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसीलिए आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें मैटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि आयरन की हाई डेंसिटी होती है, वुड की जो होती है लो डेंसिटी होती है, और ऑयल की जो होती है लो डेंसिटी होती है देन वाटर, इसीलिए वो वाटर पे फ्लोट करता है। अब हमें डेंसिटी समझ में आ गई, तो अब हम ये समझते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स वाटर पर फ्लोट क्यों करते हैं और कुछ सिंक क्यों हो जाते हैं। तो इसका कारण है डेंसिटी। इसके लिए दो रूल्स हैं, रूल्स को देखिए फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो वाटर में सिंक हो जाएगा। इसे और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। पहले एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जो वुड है वो फ्लोट करती है, स्टोन जो है वो सिंक हो जाता है क्योंकि वुड की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, और इसी तरीके से जो स्टोन की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसीलिए वो सिंक हो जाता है। ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, इसीलिए वो वाटर पे फ्लोट करता है। लेकिन जो आयरन नेल होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो वाटर में सिंक हो जाता है। तो आपकी क्यूरियोसिटी बुक में एक अलग से ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। लेट अस डिग डिपर। तो इसमें क्या होता है, आपको ये अर्थ दिख रही है। अर्थ जो होती है वो कई सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है और हर एक लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है। अर्थ की जो मेन लेयर्स होती हैं ये क्रस्ट होती है, यानी सबसे बाहर की और सबसे हल्की लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है। फिर उसके बाद आता है अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर। ऐसे
करके ये अर्थ जो है ये इतनी लेयर्स से मिलकर बना होता है। अर्थ में ये लेयर्स होती हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये सबसे बाहर की होती है, हल्की होती है। फिर अपर मेंटल जो होती है ये क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट होती है। लोअर मेंटल जो होती है ये अपर मेंटल के नीचे प्रेजेंट होती है। और जो आउटर कोर होता है ये लिक्विड लेयर होती है। और जो इनर कोर होता है ये क्या होता है, ये सॉलिड लेयर होता है जो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है अर्थ के। तो इसे थोड़ा इजी वे में समझते हैं कि आखिर ये इमेज के थ्रू हमें क्या समझाना चाहता है कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो दोनों ही इंक्रीज होते जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और जिस वजह से उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। हमें ये इमेज के थ्रू यही बताना चाहता है कि जो अर्थ होती है वो डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बनी होती है। अर्थ की डिफरेंट लेयर की डिफरेंट डेंसिटी होती है और जो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं ये डेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है। तो ये पूरा एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया हुआ था आपकी बुक में, जहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वहाँ जो मटेरियल प्रेजेंट होगा वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा और कॉम्पैक्ट होने की वजह से वहाँ की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बैम्बू राफ्ट्स फ्लोट ऑन वाटर। तो आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे जो लोग होते थे वो रिवर्स और लेक्स को पार करने के लिए बैम्बू और वुडन लॉक्स से राफ्ट्स बनाया करते थे। तो इससे क्या होता था, जो वो बैम्बू और वुडन राफ्ट का यूज़ करके बहुत ईजीली लेक को और रिवर्स को पार कर लेते थे। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या, जो ये बैम्बू होता है ये आखिर पानी पे फ्लोट क्यों करता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो बैम्बू होता है वो लाइट होता है और अंदर से होलो होता है, जिस वजह से उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। यही कारण होता है कि बैम्बू आसानी से वाटर पर फ्लोट करता है। और आज भी कई जगहों पर इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर कर, इसी टेक्निक का यूज़ कर कर बैम्बू और वुडन बोट्स बनाई जाती हैं ताकि ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म में यूज़ किया जा सके उसे। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। आखिर जो टेम्परेचर होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी के ऊपर। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको जब हीट किया जाता है तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और जब उन्हें कूल किया जाता है तो उनकी डेंसिटी वापस से बढ़ जाती है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एनर्जी मिल जाती है और वो बहुत ही तेज़ी से मूव करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे, और उससे क्या होता है, उनका वॉल्यूम तो बढ़ जाता है लेकिन मास वही रहता है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाएगी, वो एक दूसरे से मूव करेंगे, दूर हो जाएंगे, मूव होने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा लेकिन मास जो है वो सेम रहेगा। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया गया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखा जाए, जब हम किसी भी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। इसी वजह से जो हॉट एयर होती है वो कोल्ड एयर की कंपैरिजन में हल्की होती है और ऊपर उठने लगती है। इसी प्रिंसिपल पर हॉट एयर बलून जो है वो काम करता है। तो आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर का डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो प्रेशर है उसका इफेक्ट क्या होता है डेंसिटी के ऊपर। तो देखिए, प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो स्टेट की मैटर पर एक जैसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर है, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ये अलग अलग होता है। जैसे हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इससे इनका वॉल्यूम तो कम हो जाता है और इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ही काफ़ी पास होते हैं और इसीलिए इनके ऊपर प्रेशर का बहुत ही कम इफेक्ट होता है। अब हम अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इससे क्या होता है, इनके ऊपर प्रेशर का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। गैसेस में पार्टिकल्स दूर होते हैं इसीलिए इनके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ जाता है। प्रेशर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, वॉल्यूम जो होता है इनका रिड्यूस हो जाता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन लिक्विड में तो वो पहले से ही पास होते हैं पार्टिकल्स उसके, तो बहुत ही स्मॉल इफेक्ट होता है और इनके जो पार्टिकल्स
होते हैं एक दूसरे से क्लोज होते हैं पहले से ही। जो सॉलिड होता है इसके पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। आपने देखा होगा अभी जो वुडन का एग्जांपल लिया, वुडन ब्लॉक का और आयरन ब्लॉक का, तो वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। ये सारे एग्जाम्पल जो आपको दिए जा रहे हैं ये सारे डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपकी क्यूरियोसिटी बुक में दिए गए हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, अब ये तीसरा एग्जाम्पल है। ये इसीलिए ताकि आपका जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आप रिलेट कर कर इन्हें क्लियर कर सकें। तो देखिए हमारे पास जो सवाल है ये है कि वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। यह आपने देखा होगा, घर पे भी देखा होगा आपने कि कभी कभी आपने आइस क्यूब्स जो होंगी वो आपने पानी पे डाल के देखी होगी, तो क्या होगी, वो फ्लोट करती हैं वाटर पर। तो ये क्यों होता है, तो आइए इसे समझते हैं। जो आइस होती है उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है। इसे थोड़ा ईजी वे में समझते हैं कि वाटर सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर शो करता है। जब वाटर का टेम्परेचर घटकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी टाइम पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगते हैं। यानी जो मास है वो सेम रहता है लेकिन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। इसी कारण आइस वाटर पे फ्लोट करता है। तो आपको समझ में आया कि जैसे मास जो है वो तो सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। जैसा हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी में देखा हुआ था कि जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है वैसे क्या होता है, मास कम हो जाता है, क्योंकि सब्सटेंस को हीट करने पर उनकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका क्लास 8 का 9th चैप्टर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन का पूरा टॉपिक कवर होता है। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ आप वो कमेंट कर दीजिए, तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। इसी तरीके से इजी वे में समझाया जाएगा। आपको क्लास कैसे लगी इसे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ इन्फिनाइट लर्निंग नेवर एंड्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से आपको ईजी वे में और भी कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। इसलिए थैंक यू।